आज हम कुछ ऐसी अनसुनी और कह सकते हैं बेचैन कर देने वाली कहानियों की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानियां भारत के घने जंगलों से हैं, सुनसान रातों से हैं और उन जगहों से जुड़ी हैं जहां तर्क और हकीकत की दुनिया का सामना किसी अनजाने डर से होता है। ये उन लम्हों की एक तरह से पड़ताल है जब इंसान का सामना उस चीज से होता है जिसे वो समझा नहीं सकता। बिल्कुल। और हम सिर्फ कहानियां सुनाएंगे नहीं, हम उनके पीछे के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। इन सब में कुछ बहुत ही बुनियादी डर छिपे हैं, है ना? जैसे अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर और ये शक कि कोई हमें परछाइयों में से देख रहा है। हम देखेंगे कि ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं असल में हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती हैं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। साल है 1987 और जगह है छत्तीसगढ़ का एक घना वीरान जंगल। एक युवा पूरी तरह से तर्क पर चलने वाले इंजीनियर को एक रेलवे प्रोजेक्ट पर भेजा जाता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से अधूरा पड़ा था और उस प्रोजेक्ट का इतिहास पहले से ही कह सकते हैं काफी काला था। हाँ, क्योंकि ऐसी जगहों की ना एक अपनी साइकोलॉजी होती है। सुना जाता था कि 1980s के दशक में वहां काम करने वाले मजदूर एक एक करके गायब होने लगे थे। तो जब वो इंजीनियर वहां पहुंचता है तो वो सिर्फ एक जंगल में नहीं बल्कि डर और अफवाहों से भरे एक माहौल में कदम रखता है। सही कहा। और वो अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर बहुत सावधान था। उसने अपने 15-20 मजदूरों को टेंट में रुकने से साफ मना कर दिया। कुछ दिनों तक तो वो रोज जंगल से बाहर आते जाते रहे, जब तक कि रहने के लिए एक पुरानी ट्रेन की बोगी का इंतजाम नहीं हो गया। अब सोचिए, उस घने जंगल के बीच में वो लोहे की बोगी ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र किला थी। और यही बात दिलचस्प है, वो ट्रेन की बोगी उस अनजान जंगली दुनिया में एक छोटे से बुलबुले जैसी थी। बाहर प्रकृति का अनियंत्रित राज और अंदर इंसानी नियंत्रण का एक छोटा सा भ्रम। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत जरूरी सेफ स्पेस बनाने की कोशिश थी। लेकिन डर तब शुरू होता है जब बाहर की दुनिया उस सेफ स्पेस में घुसने की कोशिश करती है। और कोशिश हुई। एक रात बोगी के बाहर से नाखूनों से खरोचने की तेज आवाजें आने लगी। सुबह जब सबने बाहर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। ट्रेन की मोटी लोहे की चादर पर जगह जगह गहरे खरोचों के निशान थे, इतने गहरे कि कोई जानवर या इंसान ऐसे निशान नहीं बना सकता था। अब एक तर्क संगत इंजीनियर के लिए ये बहुत अजीब था। ये एक कैटलिस्ट का काम करती है ऐसी घटना। जब कोई समूह पहले से ही मनोवैज्ञानिक दबाव में हो तो एक अस्पष्ट न समझ आने वाली घटना जैसे कि खरोचे, ये उनके सामूहिक डर को एक ठोस आकार दे देती है। अब डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि उनके सामने एक भौतिक सबूत बनकर खड़ा था, है ना? हाँ, और इसी सबूत ने भूपेंद्र नाम के एक मजदूर को सबसे ज्यादा डरा दिया। उसने दावा किया कि उसने किसी चीज को उन्हें छिप छिप कर घूरते हुए देखा है, एक बुरी ताकत। जाहिर है इंजीनियर ने शुरू में उसकी बातों को डर और वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और यहां हमें ग्रुप साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। भूपेंद्र का डर इतना प्रबल था कि वो बाकियों के लिए एक आईना बन गया। भले ही इंजीनियर ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाकी मजदूरों के मन में एक बीज बोया जा चुका था। ये तर्क और बढ़ती हुई बेचैनी के बीच का एक तनाव है। ये तनाव तब टूटा जब एक दिन इंजीनियर ने खुद पेड़ों के पीछे एक काली परछाई देखी, तर्क की दीवार में पहली दरार। फिर एक शाम जब वो काम से लौटा तो उसने देखा कि सारे मजदूर बोगी के अंदर डरे सहमे छिपे हुए हैं। उनका सारा अनाज गायब था और कुछ मजदूर बुरी तरह बीमार थे। उन्होंने बताया कि कोई अनदेखी चीज हवा में लहराते हुए उनके शरीर से होकर गुजरी और भूपेंद्र वो चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया था। अब देखिए डर कैसे फैलता है। परछाई देखना, अनाज का गायब होना, बीमार पड़ना, ये सब अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस माहौल में दिमाग इन सब को जोड़कर एक ही कहानी बना लेता है कि कोई अलौकिक ताकत उन पर हमला कर रही है। उस रात भूपेंद्र लौटा, लेकिन वो भूपेंद्र नहीं था। बुरी तरह डरा हुआ, अंधेरे में किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। बाप रे! अचानक उसकी आवाज बदल गई और कोई अनदेखी ताकत उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने लगी। वो चीख रहा था, साहब मुझे बचा लो। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंजीनियर ने हिम्मत दिखाकर कुछ मजदूरों के साथ उसका पीछा किया। उन्होंने भूपेंद्र को एक पेड़ के पास बैठे देखा जो खुद को पत्थर से मारकर लहूलुहान कर रहा था। तभी इंजीनियर ने उस चीज को देखा, एक मुस्कुराती हुई काली परछाई। एक मिनट, तो वो उससे लड़ने के बजाय हाथ जोड़ रहा है। ये तो किसी भी एक्शन फिल्म के हीरो के बर्ताव से बिल्कुल उल्टा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ,
उसने लड़ने के बजाय हाथ जोड़े और चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये जंगल तुम्हारा घर है, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। इसमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। ये अहंकार और समर्पण की लड़ाई है। हमारी कहानियों में नायक हमेशा ताकत से लड़ता है, पर यहाँ इंजीनियर ने उस दूसरी दुनिया के अधिकार को स्वीकार कर लिया। उसने लड़ने की बजाय संवाद करने की कोशिश की। और ये सुनते ही वो परछाई धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। भूपेंद्र भी एकदम नॉर्मल हो गया। अगले दिन वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। उसने हार मान ली और यही उसकी जीत बन गई। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक निशस्त्रीकरण है। उसने मान लिया कि वो एक ऐसी ताकत का सामना कर रहा है जिसे वो समझ नहीं सकता और हरा नहीं सकता। उसने उस ताकत के क्षेत्र का सम्मान किया। शायद वो आत्मा दुष्ट नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रही थी, और उस समर्पण ने ही उनकी जान बचाई। ये कहानी सिखाती है कि हर लड़ाई जीती नहीं जाती। तो पहली कहानी में डर का स्रोत एक अनजानी जंगली जगह थी, एक खास इलाका था। लेकिन क्या होता है जब डर हमारे जाने पहचाने शहरी माहौल में आ जाता है? जब वो किसी जगह से बंधा ना हो, बल्कि एक टैक्सी के अंदर बैठकर हमारा पीछा करे। हमारी दूसरी कहानी इसी की पड़ताल करती है। हाँ, जहाँ खतरा अपरिचित नहीं बल्कि खतरनाक रूप से परिचित है। कहानी एक ऑफिस कर्मचारी की है जो अमावस की एक रात को देर से घर के लिए निकलता है। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड नंदुलाल जी उसे चेतावनी देते हैं कि रात ठीक नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए माता का अंगार देते हैं। और ये अंगार सिर्फ एक तावीज नहीं है, ये अक्सर मंदिरों की पवित्र अग्नि से ली गई भभूत होती है ना, जिसमें एक प्रतीकात्मक शक्ति मानी जाती है। ये उस व्यक्ति के अविश्वास और उस गार्ड की चिंता का एक भौतिक रूप है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच। चाहे वो काम करे या न करे, पर उसे पहनने वाले को एक सुरक्षा का एहसास देता है। लड़का अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन गार्ड का दिल रखने के लिए तावीज अपनी जेब में रख लेता है। बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए उसे एक परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तभी एक टैक्सी आती है और वो उसमें बैठ जाता है। ड्राइवर बहुत अजीब था। पूछने पर उसने बताया कि उसने भी वो परछाई देखी थी, और फिर एक बहुत ही डरावनी बात कही। क्या? उसने कहा, जो भी उस साये को देख लेता है उसकी मौत तय होती है। ओह! यह सुनकर लड़के के तो होश उड़ गए। उसने शीशे में देखा तो ड्राइवर उसे घूरकर मुस्कुरा रहा था। ये एक क्लासिक शहरी डरावनी कहानी का जाल लगता है। इस तरह के मौत के नियम इन कहानियों में इतने आम क्यों होते हैं? क्योंकि ये लाचारी और बेबसी की भावना को एकदम चरम पर ले जाता है। ये डर को सिर्फ एक राक्षस से नहीं बल्कि एक अटल भाग्य से जोड़ देता है। अब लड़ाई सिर्फ उस साये से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिससे बचना नामुमकिन लगता है। और वो जाल और भी गहरा हो गया। लड़के ने जब घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया तेजी से टैक्सी का पीछा कर रहा था। उसने ड्राइवर को टैक्सी भगाने के लिए चिल्लाया, पर जब उसने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा तो सीट खाली थी। हाँ, टैक्सी अपने आप चल रही थी और असली ड्राइवर सड़क किनारे खड़ा उसे देखकर हंस रहा था। ये मनोवैज्ञानिक आतंक का शिखर है। यहां सुरक्षा की हर धारणा टूट जाती है। टैक्सी जो बचाव का साधन होनी चाहिए थी, खुद एक जाल बन जाती है। ड्राइवर जिसे रक्षक होना चाहिए, वो शिकारी का साथी निकलता है। ये नियंत्रण के पूरी तरह खो जाने का एहसास है। यही वो डर है जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है, जब हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। अचानक टैक्सी रुक जाती है और उसे एक झटका लगता है, जैसे वो किसी बुरे सपने से जागा हो। ड्राइवर उसे झिंझोड़कर पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो अपने घर पहुंच चुका था। वो डरा हुआ था लेकिन जिंदा था। अगली सुबह उसे फोन आता है कि सिक्योरिटी गार्ड नंदलाल जी की कल रात एक टैक्सी से टक्कर में मौत हो गई। जब वो कांपते हाथों से अपने बैग में देखता है तो वो ताबीज, वो अंगार पूरी तरह काला पड़ चुका था। ये बहुत परेशान करने वाला है। क्या उस ताबीज ने काम किया? और अगर किया तो क्या उसकी कोई कीमत थी? क्या उसने खतरे को सिर्फ दूसरी दिशा में मोड़ दिया? ये कहानी भाग्य और लेन देन के बारे में गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करती है। ये उस आदिम विचार को छूती है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक संतुलन होता है। क्या एक जान बचाने के लिए दूसरी जान देनी पड़ती है? वो काला पड़ा ताबीज इस बात का प्रतीक है कि उसने नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया, लेकिन वो ऊर्जा कहीं तो जाएगी। ये कहानी हमें एक भयानक संभावना के साथ छोड़ देती है कि सुरक्षा मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कोई ना कोई कीमत चुकाता है। वाकई, इस कहानी के बाद अगली बार रात में टैक्सी लेने से पहले कोई भी 2 बार सोचेगा।
ये डर का सबसे असरदार तरीका है, हमारी रोजमर्रा की चीजों को डरावना बना देना। हमने एक ऐसी ताकत देखी जो अपने इलाके की रक्षा कर रही थी और एक ऐसी शिकारी ताकत देखी जो शहर में घूम रही थी। लेकिन हमारी आखिरी कहानी एक अलग तरह के डर की पड़ताल करती है, वो डर जिसे शायद हम खुद बनाते हैं। हाँ, एक ऐसा डर जो अफवाहों, अंधेरे और हमारे अपने मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। ये कहानी कॉलेज के कुछ दोस्तों की है जो देर रात एक ऐसी गली से गुजर रहे थे जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां सफेद साड़ी वाली एक चुड़ैल घूमती है। और सफेद साड़ी वाली औरत का ये किरदार दुनिया भर की लोककथाओं में मिलता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये अक्सर किसी दुखद घटना, अन्याय या बदले की भावना से जुड़ा होता है। तो जब वो दोस्त उस गली में घुसते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही एक कहानी सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल। उन्होंने गली के मोड़ पर एक सफेद कपड़ा लहराते देखा और फिर किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। वो डलकर पास के एक मंदिर की तरफ भागे ताकि वहां शरण ले सकें। लेकिन जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, वो मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठी थी। सफेद साड़ी पहने एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। वो बस रो रही थी। उस वक्त उस अंधेरे में उन अफवाहों के साथ उनके दिमाग के लिए किसी और नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। उनके लिए वो एक चुड़ैली थी। ये कन्फर्मेशन बायस का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे एक भूत को खोजने निकले थे, इसलिए हर अस्पष्ट संकेत, एक कपड़ा, एक आवाज, एक अकेली औरत उनके लिए भूत होने का सबूत बन गया। डल खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है ना। बिल्कुल। उन्हें वो नहीं दिखा जो वहां था, बल्कि वो दिखा जिससे वे डरते थे। अपने पिता को ये किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगे। उन्होंने बताया कि बेटा, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक बदनसीब औरत है। कुछ ही दिन पहले एक हादसे में उसके जवान बेटे और पति की मौत हो गई है। वो गहरे सदमे में है और रात दिन उनकी याद में रोती हुई भटकती रहती है। ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये एक भूत की कहानी है जिसमें कोई भूत नहीं है। यहाँ असली डरावनी चीज अलौकिक नहीं बल्कि इंसान का गहरा दुख है। वो औरत अपने दुख में इतनी अकेली और डूबी हुई है कि समाज उसे समझ नहीं पाता, और जिस चीज को हम समझ नहीं पाते अक्सर उसे डरने लगते हैं। उसका दुख इतना बड़ा है कि वो दूसरों को राक्षसी लगता है। तो जिसे वो दोस्त चुड़ैल समझकर भाग रहे थे, वो असल में एक माँ और एक पत्नी का टूटा हुआ दिल था। ये दिखाता है कि कैसे डर, अफवाह और अंधेरा मिलकर एक इंसानी त्रासदी को एक डरावनी कहानी में बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली राक्षस कौन है। वो औरत जो अपने दुख में डूबी है, या वो समाज जो उसके दुख को समझे बिना उसे चुड़ैल का नाम दे देता है। तो जंगल में अपने घर की रक्षा करती एक आत्मा से लेकर एक सुनसान सड़क पर मौत के खेल तक, और अंत में एक ऐसी भूत की कहानी तक जो असल में गहरे दुख से पैदा हुई थी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के बीच की रेखा कितनी पतली और डरावनी महसूस हो सकती है। और अंत में ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम असल में डरते किस चीज से हैं। क्या हम उस अनदेखी ताकत से डरते हैं, या फिर अपने काबू से बाहर होती परिस्थितियों से, अपनी मौत के ख्याल से, या उस गहरे दुख से जिसे ये कहानियां सामने लाती हैं। शायद असली भूत वो एहसास हैं जिन्हें हम अंधेरे में दफन रखने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब वो बाहर आने से इनकार कर देते हैं।